हमने पिछले क्लास में जो है केमिकल कंबाइनेशन रासायनिक संयोग के नियम जो है पर चर्चा कर रहे थे। रासायनिक संयोग के नियम पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें पहला नियम जो था लेवासियर का द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और जो दूसरा नियम स्थिर अनुपात का नियम जो प्राउस्ट का था। ये दो नियम हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अब इस वीडियो में हम जो है इसके तीसरे नियम के बारे में देखेंगे। नियम जो है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, ताकि अगली जो वीडियो पड़े आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तीसरा जो नियम है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, जिसे गुणित अनुपात का नियम कहा जाता है। देखिए यह नियम जो है डाल्टन ने दिया है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम जो है डाल्टन ने दिया। तो यह नियम क्या है? अकॉर्डिंग टू this law, when two elements combine with each other to form two or more chemical compounds, then different amounts of one elements which react with definite amount of second elements where a simple whole number ratio। इसी को अगर हिंदी में देखा जाए, इस नियम के अनुसार जब दो तत्व आपस में मिलकर दो अथवा अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ संयोग करती है, तो उनमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। देखिए हम गुणित अनुपात नियम की बात कर रहे हैं, तो गुणित अनुपात का नियम जो है, देखिए इस नियम के अनुसार, ये जो नियम है गुणित अनुपात का नियम जो डाल्टन ने दिया है, डाल्टन के नियमानुसार
कि जब दो तत्व आपस में मिलकर दो अथवा अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं। जैसे मान लीजिए दो एलिमेंट्स हैं, तो दोनों एलिमेंट्स आपस में सहयोग कर रहे हैं। अब दो कंपाउंड्स बना रहे हैं नया, या दो से अधिक बना रहे हैं, वो अलग बात है। तो वही कह रहे हैं मिलकर दो अथवा अधिक रासायनिक यौगिक बनाते हैं, तब एक तत्व की निश्चित मात्रा, यानी एक तत्व, मान लीजिए एक तत्व हम स्थिर कर ले और दूसरा तत्व अलग अलग बढ़ा दे। यानी जैसे एक तत्व मान लीजिए एक ही रखें और दूसरा तत्व 2 ले ले, 3 ले ले, 4 ले ले, तो वही कह रहे हैं कि एक तत्व की निश्चित मात्रा जो दूसरे तत्व के भिन्न भिन्न मात्राओं के साथ संयोग करती है, तो उनमें एक सरल गुणित अनुपात होता है। यानी इस तरीके से अगर एक तत्व स्थिर हो जाए और दूसरा तत्व एक बढ़ाते जाएंगे, तो जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे, तो अगर हम तत्वों का अनुपात देखेंगे तो हर यौगिक में एक उसका जो अनुपात होगा, जैसे जैसे एक बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे वो गुणित अनुपात में ही बढ़ते जाएंगे। तो इसी को कहा गया है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when two elements combine with each other, यानी दो एलिमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं each other to form two or more chemical compounds, और जब वो मिलते हैं आपस में दो या दो से अधिक कंपाउंड्स बनाते हैं, then different amounts of one element, यानी एक एलिमेंट्स जो है अलग अलग अमाउंट्स में लिया जाता है, which react with a definite amount of second एलिमेंट्स, यानी दूसरा वाला जो है एक निश्चित अमाउंट होता है। तो ये सिंपल होल नंबर रेशियो, तो उनका जो रेशियो प्राप्त होता है केमिकल कंपाउंड का, वो एक रेशियो में एक अनुपातिक होता है, सिंपल अनुपातिक होता है, सरल अनुपातिक होता है। ये है गुणित अनुपात का नियम कहलाता है। इसके एग्जांपल्स की बात करें, जैसे मान लीजिए एक तत्व कार्बन है और दूसरा तत्व जो है हमारा एलिमेंट्स ऑक्सीजन है, और दोनों को आपस में कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बनने में अगर देखा जाए तो कार्बन का परमाणु भार 12 और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो 16 का है। इसी तरीके से अगर हम कार्बन को स्थिर कर दिया जाए और ऑक्सीजन को 2 पार्टिकल ले लिया जाए, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ले लिया जाए, तो ये दोनों मिल करके CO2 का फॉर्मेशन करते हैं। और CO2 में अगर देखा जाए तो देखिए एक तो कार्बन तो फिक्स है अपनी जगह पे, और दूसरा ऑक्सीजन का जो हुआ वो 16 दूना 32। अब अगर इन दोनों में देखा जाए तो ये जो C और O का रेशियो है, भाई एक का तो 12 और 16 का है और दूसरा का 12 और 32 का है। तो अगर हम इस ऑक्सीजन के रेशियो को देखें तो एक 16 है और दूसरा 32 है, तो 16 एकम 16, 16 दूना 32। तो इस तरीके से जो रेशियो निकल के आएगा 1:2, यानी जो ऑक्सीजन का एक यौगिक से दूसरे यौगिक में जो रेशियो निकल के आएगा 1:2, यानी 1:2 निकल के आता है। तो ये एक सरल अनुपात होता है। ये जो है इनके गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। इसी तरीके से अगर अगला एग्जाम्पल देखा जाए तो जैसे नाइट्रोजन के ऑक्साइड में जैसे सपोज करिए N2O, अगला ले लीजिए NO2, अगला ले लीजिए N2O3, इसी तरीके से अगला ले लीजिए N2O4, इसी तरीके से अगला ले लीजिए N2O5। अगर इन सब में नाइट्रोजन का अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन का जो रेशियो है, भाई नाइट्रोजन का 14 दूना 28 और ऑक्सीजन का यहाँ पे 16 है। यहाँ पे नाइट्रोजन का अगर देखा जाए तो यहाँ पे 14 और यहाँ पे ऑक्सीजन का देखा जाए तो ये 32 है। इसी तरीके से यहाँ पर N2 का 28 है और ऑक्सीजन का ये 48 हो जाएगा 48। यहाँ पर भी ये इसका एक ही वही होगा और ये ऑक्सीजन का जो होगा 64 और अगला ये हो जाएगा 28 और इस ऑक्सीजन का अगर देखा जाए ये 80। भाई परमाणु भार इसका जो है 16 16 पंचे 80। तो अब अगर इनमें हम देखें
ऑक्सीजन, देखिए एक एलिमेंट्स अगर मान लीजिए यहाँ पे नाइट्रोजन को अगर हम सब में नाइट्रोजन नाइट्रोजन की चेक करें N2 की बात करें तो N2 का जो परमाणु भार है वो सब जगह पे जो है भार इसका निश्चित है। ले अब इसको देख, इसको छोड़ दीजिए, N2 NO2 को छोड़ दीजिए या इसी को N2O2 भी कह सकते हैं। N2O2 अगर रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, सही रहेगा, ये 28 ही रहेगा। अब देखिए इसमें अगर हम देखा जाए तो यहां पे अगर इसको देखें 16 एकम 16, ये इतना ही रहेगा। फिर इसका आ जाएगा 16 दूना 32 ये, और फिर ये इतना ही है। फिर इसको देखेंगे 16 तिया 48 और इसका देखेंगे और ये हो जाएगा 16 चौको 64 और फिर इसको अगर देखेंगे और ये हो जाएगा 16 पंचे 80। तो अगर हम रेशियो देखते हैं ऑक्सीजन का तो 1 2 3 4 5, यानी जो रेशियो होगा ऑक्सीजन का वो एक गुणित अनुपात में होता है। तो ये भी जो है गुणित अनुपात का नियम की जो है पुष्टि होती है कि एक तत्व, जैसे मान लीजिए यहाँ कार्बन जो है फिक्स हो गया और ऑक्सीजन जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है वैसे वैसे एक सरल अनुपात में वो जो है जुड़ता जाता है। तो ये जो है गुणित अनुपात के नियम की पुष्टि करता है। अगला जो रूल है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, इसी को हिंदी में जो है तुल्य अनुपात का नियम व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहा जाता है। देखिए जो अगला रूल है रासायनिक संयोग का वो है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, जिसे हम तुल्य अनुपात का नियम या इसी को दूसरे नाम से लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या इसी को व्युत्क्रम अनुपात का नियम कहते हैं। यह नियम जो है रिक्टर यह नियम जो है रिक्टर ने दिया था। तो इनका नियम क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ the ratio of mass of two substance A and B which separately react with a fixed mass of other substance C is either simple multiply or fraction of the ratio of masses of A and B when they म्यूचुअली, इसी को अगर हिंदी में देखा जाए, इस नियम के
अनुसार दो तत्वों ए व बी की मात्राओं जो तीसरे तत्व सी की समान मात्रा के साथ क्या करती है, में एक सरल गुणित अनुपात होता है अथवा पूर्णांकों का अनुपात होता है। ये तुल्य अनुपात का नियम या जो है व्युत्क्रम अनुपात का नियम जो रिक्टर ने दिया है, तो रिक्टर ने जो दिया है क्या कहा कि इस नियम के अनुसार दो तत्व ए व बी उन मात्राओं जो तीसरे तत्व सी की समान मात्रा के साथ क्रिया करती है में एक सरल गुणित अनुपात होता है अथवा पूर्णांकों का अनुपात होता। पूर्णांक का मतलब होता है जो पूरा हो। अब जैसे 1.5 2.5 ये ऐसा नहीं, पूर्णांक मतलब से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, होल नंबर इसे बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे अंग्रेजी में जो है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेशियो ऑफ मासेस, यानी जो रेशियो है मासेस का ऑफ टू सब्सटेंस ए एंड बी which separately react with a fixed mass of the other substance C, यानी दो सब्सटेंस तो ये आपस में सेपरेटली रिएक्ट कर ही रहे हैं, साथ में अब तीसरा जो लिया गया है आप अदर सब्सटेंस C is either simple multiply or fraction of the ratio of masses of A and B when they react mutually। देखिए जैसे दो एलिमेंट्स है, मान लीजिए ए और बी आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके उत्पाद बना रहे हैं। अब ये दोनों जिस रेशियो में क्रिया कर रहे हैं उत्पाद बना रहे हैं, इनका एक रेशियो होगा। भाई दो लोग आपस में क्रिया कर रहे हैं और क्रिया करके अलग अलग उत्पाद बनाते हैं। अब यही दोनों ये इन दोनों का आधा पार्ट इनका आधा, भाई एक यौगिक बनने में दो या दो से अधिक एलिमेंट लगते हैं, तो मान लीजिए दो एलिमेंट्स मिलके एक यौगिक बनाए और एक अलग एलिमेंट्स जो है एक यौगिक बनाए, तो अब इनका एक और इनका एक, यही दोनों यौगिक के ही एलिमेंट्स आपस में मिलकर एक तीसरा यौगिक भी बनाते हैं। तो जो तीसरा यौगिक भी बनाते हैं तो इन्हीं दोनों के रेशियो में वो भी बनता है। तो वही कहा गया कि दो तत्व ए बी उन मात्राओं जो तीसरे तत्व सी की समान मात्राओं के साथ क्रिया करती है में एक सरल गुणित अनुपात होता है। इसको अगर हम एग्जाम्पल समझें, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के थ्रू देखा जाए, ये मान लीजिए हाइड्रोजन एटम है। अब हाइड्रोजन एटम जो है इस इधर ऑक्सीजन एटम है और इधर जो है ये सल्फर एटम है, तो एक हाइड्रोजन हो गया और एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिल करके H2O का निर्माण करते हैं। भाई एक हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम आपस में मिल करके H2O का निर्माण करते हैं। अब H2O के बनने में अगर देखा जाए तो ऑक्सीजन का जो भार है 16 और दो हाइड्रोजन का 18, यानी 18 जो है द्रव्यमान इनका जो है बनता है। यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में दो एलिमेंट्स आपस में मिले और मिल करके H2O का निर्माण किए और जिसका जो मास है वो 18 जो है निकल के आया, यानी जो बनाए वो 18 मास का है। अब अगला यही हाइड्रोजन सल्फर के साथ मिल करके H2S का निर्माण करते हैं। भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन H2O बनाए, अब हाइड्रोजन और सल्फर के साथ मिल करके H2S का निर्माण करते हैं। अब H2S की मास की अगर बात करें तो 32 और 33 34, तो ये जो निकल के आया इसका मास ये 34 यानी 34
होगा। भाई ये 18 ग्राम है, इसको ग्राम में व्यक्त किया जाता है, और ये 34 ग्राम जो है बना, यानी H2S जो बना है वो 34 ग्राम और H2O जो बना है वो 18 ग्राम, यानी दो यौगिक जो बने, एक H2S और एक H2O, वो इनका रेशियो ये 18 और 34 का है। अब यही दोनों यौगिक जो बने हैं, एक यौगिक के एक दूसरा यौगिक, यही दोनों यौगिक के जैसे यही सल्फर और इसी का ऑक्सीजन आपस में मिल करके जो है SO2 का निर्माण करते हैं। भाई यही एलिमेंट्स जो दो यौगिक बना रहे हैं, यही दोनों के, इसका सल्फर और इसका ऑक्सीजन मिल करके SO2 का निर्माण करते हैं। तो ये कितना ग्राम निकल के आया? ये SO2 जो है 64 ग्राम जो है निर्माण करते हैं, यानी SO2 भाई इसका ये यस और इसका ऑक्सीजन मिल करके ये 64 ग्राम जो है बनाते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन और 16 ग्राम ऑक्सीजन से मिल करके 18 ग्राम H2O बना। इसी तरीके से 2 ग्राम हाइड्रोजन 32 ग्राम सल्फर से मिल करके 34 ग्राम H2S बनाते हैं, और सेम तरीके से 32 ग्राम सल्फर और 32 ग्राम ऑक्सीजन मिल करके 64 ग्राम SO2 का निर्माण करते हैं। देखिए 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन से मिलकर के 18 ग्राम H2O, और यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन और 32 ग्राम सल्फर मिलकर के 34 ग्राम H2S का निर्माण करते हैं। तो अब इसका देखिए हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन और इसका सल्फर, ये दोनों जब आपस में क्रिया करते हैं तो 32 ग्राम सल्फर और 32 ग्राम ऑक्सीजन 64 ग्राम SO2 का निर्माण करते हैं। तो अगर देखा जाए तो इनका जो अनुपात होगा, भाई ये दो है, अब ये जब अलग जो है दूसरे से संयोग कर रहे हैं तो उसका अनुपात अधिक होगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यस का जो है 32 है, तो अब वो ऑक्सीजन का 16 है। अब इसको अगर देखेंगे तो 16 दूना 32, 2:1, तो इसका जो रेशियो आया है 2:1, यानी 1:2। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इसका देखा जाए SO2 का, तो SO2 का 32 रेशियो 32, यानी ये जो है दोनों का 1:1, तो 1:1, और ये जो जुड़ा है 1:2 में जुड़ा है। तो यही अनुपात जो है ये तुल्य अनुपात का नियम कहलाता है, यानी ये दोनों जो जुड़े हैं, ये अदर वाले से जो जुड़े हैं, तो उनके जुड़ने में जो है एक जो है भाई इक्वल आ रहा है, तुल्य हो रहा है, बराबर हो रहा है इसके। यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के H2O का निर्माण करते हैं, दो एलिमेंट्स, और अगला जो एलिमेंट तीसरा जो तत्व है सल्फर है, इससे मिला के H2S बनाते हैं। अब ये दो एलिमेंट्स आपस में जब संयोग करते हैं तो SO2 का निर्माण करते हैं। तो इन तीनों में अगर देखा जाए तो एक तुल्य अनुपात के नियम की तुल्य अनुपात का नियम जो है सिद्ध होता है। अगला रासायनिक संयोग का नियम है लॉ ऑफ वॉल्यूम्स, इसी को गैसीय आयतन का नियम कहा जाता है। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, और इसी को गैसीय आयतन का नियम कहा जाता है। इस नियम को गे-लुसाक ने दिया था। ये जो गैसीय आयतन, गैसीय और गे-लुसाक, गैसीय आयतन का नियम जो है गे-लुसाक ने दिया था। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when gases combine with
each other, they do. So in volumes which where a simple ratio to each other and also to the product formed provided volume of all the gases are measured under similar condition. इस नियम के अनुसार जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो आपस में क्रिया करने वाले उनके आयतनों जब उन्हें समान परिस्थितियों में मापा गया हो में एक सरल अनुपात होता है। सरल अनुपात होता है। देखिए जो गैसीय आयतन का नियम है गेलुशॉक ने दिया है। उन्होंने कहा कि इस नियम के अनुसार जब गैसें आपस में क्रिया करते हैं, जब हम अलग अलग गैसों की आपस में क्रिया कराते हैं, भाई कि गैसों की क्रिया कराएंगे प्रोडक्ट बनेगा उसमें भी, तो आपस में क्रिया करती हैं तो आपस में क्रिया करने वाले उनके आयतनों, यानी जब गैसें आपस में क्रिया करती हैं तो उनके जो आयतन होते हैं, अलग अलग गैसों के जो आयतन होते हैं, जब उन्हें समान परिस्थितियों में मापा गया हो, यानी अलग अलग जो है उनको मापा गया हो, में एक सरल अनुपात होता है। यानी जो प्रोडक्ट बनता है और जो लिया गया होता है उनमें एक सरल अनुपात होता है। इसी को अकॉर्डिंग टू दिस लॉ व्हेन गैस कंबाइंड विद ईच अदर, यानी जो गैस से कंबाइन हो रही हैं, जुड़ रही हैं, they do so in volumes which where a simple ratio to each other and also to the products form provided volumes of all the gases are measured under similar conditions। तो इसी को हिंदी को जो है अंग्रेजी में दिया गया है, बाकी सेम है। यानी उनके मध्य जो आयतन होता है उनका अलग अलग आयतन होता है और जो प्रोडक्ट बनता है उनका जो आयतन होता है दोनों में जो है सरल अनुपातिक होता है। जैसे अगर एक एग्जांपल से देखें, अगर हम बात करें ये H2 है, हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है, एक हाइड्रोजन गैस है और ये ऑक्सीजन गैस है, तो ये दोनों आपस में मिल करके H2O जलवाष्प का निर्माण करते हैं, यानी जलवाष्प बनाते हैं। तो अगर देखा जाए तो दो आयतन जो है हाइड्रोजन का है और एक आयतन जो है ऑक्सीजन का है, और निर्माण कितना हो रहा है, दो आयतन जो है हाइड्रोजन का H2O का बन रहा है। भाई दो आयतन जो है H2O का बन रहा है, तो दो और एक, यानी कहने का मतलब दो एक तीन आयतन आपस में मिल रहे हैं तो दो बना रहे हैं, तो दो और तीन एक सरल अनुपात हो नहीं। भाई दो के बाद तीन आता है, तीन के पहले दो है,
तो बस ये एक सरल अनुपातिक होता है। इसी प्रकार से अगर दूसरे एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे मान लीजिए ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन गैस है, ये नाइट्रोजन गैस है और हाइड्रोजन गैस है, ये आपस में क्रिया करके अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं NH3। नाइट्रोजन का एक आयतन और हाइड्रोजन का 3 आयतन, तो 1 और 3, और बना कितना रहे हैं 2 आयतन। एक आयतन नाइट्रोजन का, 3 आयतन हाइड्रोजन का और 2 आयतन अमोनिया का बना रहे। तो इसमें 3 और 2 भाई 3 और 2 आयतन जो है, तो ये भी तो एक सरल अनुपात है। 2 और 3 अगर देखा जाए तो 1 2 3 भाई, अगर देखा जाए तो ये भी इनका जो है सरल अनुपात होता है। यानी कहने का मतलब गैसीय जो अनुपात है भाई 1 3, तो 3 और 1 और ऐसे 2, तो इसी तरीके से ये जो है सरल अनुपातिक होता है। देखिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम नए टॉपिक के साथ। अगला जो टॉपिक होगा हमारा अगले वीडियो का, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है, इसी पर हम व्याख्या करेंगे, इसी के बारे में चर्चा हम करेंगे। तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।